वेलकम टू योर ओन चैनल साधन एंड आई होप यू लाइक द न्यू सेटअप। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि प्लीज इंप्रूव द ऑडियो क्वालिटी, सो हियर इज माय अटेम्प्ट टू इंप्रूव द ऑडियो क्वालिटी। प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये ऑडियो और वीडियो क्वालिटी इंप्रूव्ड नजर आ रही है या मुझे और चेंजेस करने चाहिए। द टॉपिक टुडे इज इलेक्ट्रिक व्हीकल। आजकल एक मार्केट में बहुत बड़ा थीम चला हुआ है एंड बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर and electric vehicle stocks. EV stocks की एक theme है. Electric mobility is the new buzzword in the market. There are too much of confusion around this theme. So मैंने सोचा कि मेरा जो एक्सपीरियंस इस सेक्टर के साथ है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो में कि एक अच्छा स्टॉक मैं आपको डिटेल में बताऊं कि why this turn out to be a multi bagger. So that is the idea कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम में किस तरीके के स्टॉक को इन्वेस्ट करें। ऐसा ना हो कि आप एक थीम के अंदर नैरेटिव में यू गेट कैरीड अवे बाय इन्वेस्टिंग इनटू लेट्स से अ बैटरी मैन्युफैक्चरर साइड है, हमारा राजा बैटरीज हैं। दीज कंपनीज आर नॉट एन ईवी थीम, बट बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मैंने देखा कि ईवी थीम के नाम पे ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको बताए जा रहे हैं। बट मेरा एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट है on electric vehicle. Before moving into this video, if you want कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, then please इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें because it will help me grow this channel. और ये YouTube के एल्गोरिदम में लाइक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का थीम है उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? इज इट रियली अ विनर सेक्टर जिसमें पैसे बन सकते हैं? माई आंसर वुड बी स्ट्रॉन्ग यस। वाई आई एम सो कॉन्फिडेंट? बिकॉज आई हैव मेड 5x इन अ स्टॉक जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सुना होगा कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम के अंदर आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक मेगा ट्रेंड है। इसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे नोन स्टॉक्स हैं, ऑटोमोबाइल सप्लायर्स, बट कुछ ऐसा स्टॉक भी है जो बिहाइंड द सरफेस काम करता है। उसके बारे में आपको पता नहीं कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कितनी ज़्यादा मात्रा में यूज हो रहा है। और ऐसा ही एक स्टॉक है जिसने कि 5x रिटर्न दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ हार्डली 2 years। सो 2 साल में 5 गुना रिटर्न, दैट्स अ वेरी गुड नंबर। आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंपनी मैंने 60 रुपये से जिसमें बाइंग स्टार्ट की थी। ऑन एन एवरेज मेरा 60-70 का बाइन है और करेंटली इट इज़ प्राइस्ड अराउंड 280 रुपीज़। सो दिस इज़ अ रियल टेस्ट ऑफ अ स्टॉक। इतने बुरे समय में जब स्टॉक मार्केट वॉज गोइंग डाउन और ईवी की जो थीम है वो प्रूवन नहीं है, बट ये स्टॉक ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। ये स्टॉक मैंने अपने फॉलो माई पोर्टफोलियो मेंबर्स को पहले से बता रखा है। लोगों ने तो इनमें इन्वेस्ट भी किया है एंड दे हैव रीप्ड द बेनिफिट आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। सो फॉलो माई पोर्टफोलियो गेट एक्सक्लूसिव एक्सेस टू माई कंप्लीट पोर्टफोलियो। सो वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कि जिसके बारे में मैं कभी वीडियो नहीं बना पाता हूँ, बट दे आर देयर। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में एक विनर की तरह रिटर्न अर्न करना चाहते हैं, देन आप फॉलो माई पोर्टफोलियो सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। यू विल गेन एक्सेस टू माई एक्सपीरियंस और माई इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन वुड ऑल्सो हेल्प यू। साथ ही मैं एक प्रीमियम न्यूज़ लेटर देता हूँ हर एक मंथ, जिसमें आपको कंपनी के बारे में भी काफ़ी डिटेल में पता चलेगा। सो यू वुड ऑल्सो लर्न, यू विल ऑल्सो ग्रो एज ए इन्वेस्टर। अर्न प्लस लर्न, देयर इज वन नेम फॉर इट, दैट इज फॉलो माई पोर्टफोलियो। यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलते हैं अपने स्टॉक के बारे में बात करते हैं। एंड दिस स्टॉक इज शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल लिमिटेड। हालांकि नाम सुनने के बाद आपको रजिस्टर नहीं होगा बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंडस्ट्रियल इन नेचर। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बायोमेटल्स क्या होते हैं, ईवी से ये कैसे रिलेटेड है, और क्या ये कंपनी फिल फिशर की जो चेकलिस्ट की मैंने बात की थी पिछले वीडियो में, क्या फिल फिशर अगर आज इन्वेस्ट कर रहे होते तो इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते या नहीं यूजिंग हिज चेकलिस्ट। शिवालिक बायोमेटल की हाईलाइट, दिस इज अ ग्लोबल कंपनी। इसके प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट होते हैं अराउंड 40 कंट्रीज में। India accounts for 40% of their business. Rest of the business comes from abroad, mainly from America and Europe. इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, प्लेस कॉल्ड सोलन। यहाँ पे इस कंपनी को एक्साइज रिबेट मिल रहा था, इसीलिए दे हैव सेट अप द शॉप आउट देयर, but the company is headquartered at Delhi. The most important thing is that company has limited competition in its key products, which are bimetals and shunts. सबसे पहले let's understand कि वो कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है, बिकॉज प्रोडक्ट ही किसी कंपनी के स्टॉक को ऊंचाई तक ले जा सकती है। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी वैल्यूएशन हो मार्केट में, कितने भी इन्वेस्टर उसके पीछे पड़े हो, बट इट विल नॉट गिव यू रियल रिटर्न। सो लेट्स अंडरस्टैंड इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है।
बेसिकली ये कंपनी दो चीजें बनाती है, तो मेन प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट इस कंपनी के नेम में भी है, एंड दैट इज बाई मेटल्स। सो पहले समझते हैं बाई मेटल्स क्या होता है। सो बाई मेटल एज द नेम सजेस्ट, बाई यानी दो, मेटल तो आपको पता ही है, दो मेटल्स की एक स्ट्रिप होती है, इसे कहते हैं बाई मेटल स्ट्रिप। ऑब्वियसली दो मेटल है तो दो उनके नेचर जो है अलग होंगे। बाई नेचर आई मीन्स उनकी थर्मल एक्सपेंशन की जो टेंडेंसी है, जैसे कि अगर आप एल्यूमिनियम लेते हैं और आयरन लेते हैं, दोनों को अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट के अंदर रखा जाए तो भी एल्यूमिनियम ज़्यादा फैलेगी देन आयरन। सो ऐसे ही दो मेटल स्ट्रिप्स लेते हैं, जनरली निकेल और कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं। ये दो स्ट्रिप्स जो हैं वो एक फिक्स कनेक्शन से बंधे रहते हैं, और सेम टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एक स्ट्रिप ज़्यादा लंबी होती है। जैसे एल्यूमिनियम, अगर ऊपर वाली मेटल वन इज एल्यूमिनियम तो मेटल वन जो है वो ज़्यादा फैलेगी, एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, और मेटल टू जो है, स्टील जो है वो कम फैलेगी। तो इस तरीके से जो स्ट्रिप है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी इन अ वे, वो स्ट्रिप जो है वो टेढ़ी हो जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है उससे बाई मेटल स्ट्रिप कहते हैं। ये मेटल बाई मेटल्स बनाने का पर्पस ये होता है कि थर्मल एक्सपेंशन में जो डिफरेंस होता है उसके कारण एक साइडवे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिप होता है, और इस चीज़ की यूसेज जो है इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड इंडस्ट्री में क्या चलता है। इंडस्ट्री में बाई मेटल स्ट्रिप का सबसे बड़ा यूज़ है सर्किट ब्रेकर्स में। जैसे कोई सर्किट है उसमें अगर करंट ओवरलोड होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसे भी आप जानते हैं कि करंट में एनर्जी होती है, एनर्जी ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा होगा तो हीट बढ़ जाएगा, और उस बाई मेटल स्ट्रिप्स के थ्रू सर्किट को ब्रेक करते हैं। इसीलिए सर्किट ब्रेकर आर मेजर यूज ऑफ बाई मेटल स्ट्रिप्स। वैसे ही मोटर प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, एयर ड्रायर्स, इलेक्ट्रॉनिक फर्नेसेस, प्रेशर गॉज, ये सब चीज़ों में बाई मेटल्स यूज़ होता है। साथ ही अपने फायर अलार्म्स देखा होगा, वहाँ पे भी दो मेटल के स्ट्रिप्स होते हैं, तो फायर डिटेक्टर में भी ये यूज़ होता है। सो अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ जो है ये प्रोडक्ट यूज़ होता है। होम अप्लायंस की बात कर ले, वहाँ जो घर में इलेक्ट्रिक आयरन होता है, रेफ्रिजरेटर, टी केटल्स, वॉशिंग मशीन्स, बेकिंग ओवंस में इस तरीके के स्ट्रिप्स यूज़ होते हैं। ये एक तरीके का सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला कंपोनेंट है, तो इसका काफ़ी होम अप्लायंसेस में भी यूज़ हो रहा है। इसका थर्ड मेजर यूसेज इज़ ऑटोमोटिव। अगर किसी कार को टर्न लेना है तो उसके पहले जो इंडिकेटर लैंप होता है उसे जलाने में भी इस प्रोडक्ट का यूज़ होता है। वोल्ट मीटर, ऑयल प्रेशर को मेज़र करने के लिए जो इक्विपमेंट होता है, सिगरेट लाइटर्स, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग में भी बाई मेटल स्ट्रिप्स यूज होते हैं। डीफॉगर्स, रेडिएटर फैंस, ऑयल कूलिंग रेगुलेटर्स, तो ये सारी चीज़ें जनरली जो हैं वो आईसी इंजन वाले कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो बाई मेटल स्ट्रिप्स जो है जनरली यूज होता है इंडस्ट्रियल्स में, ऑटोमोटिव में और होम अप्लायंसेस में। सो बाई मेटल स्ट्रिप्स इज 50% ऑफ द रेवेन्यू फॉर दिस कंपनी। जो दूसरा बड़ा प्रोडक्ट है वो है शंट यानी रेसिस्टर्स। इनका एप्लीकेशन एनर्जी मीटर्स में होता है, AC टू DC कन्वर्टर में होता है। तो EV में जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी लगती है बैटरी को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है उसमें शंट कैपेसिटर की यूज़ होता है। देन कार की जो पावर मॉड्यूल्स होते हैं उसमें भी यूज़ होता है, एंड सोलर पैनल में करंट ज़्यादा हो जाए तो वो उस सोलर पैनल को नुकसान हो सकता है, उसे रोकने के लिए भी शंट की ज़रूरत होती है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी DC एनर्जी मीटर्स में इस स्ट्रिप का शंट्स के यूज़ होते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो कि एक किसी भी एडवांस ऑटोमोबाइल का एक पार्ट होता है जिसके थ्रू सारे फीचर्स गवर्न होते हैं किसी भी कार के या फिर ट्रक्स के ECU के थ्रू कंट्रोल करने के लिए, उसमें भी प्रोटेक्शन के लिए दिस शंट इज़ यूज्ड। EV से ये कैसे लिंक्ड है, तो EV में बैटरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, वहाँ पे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में शंट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। देन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है वो ECUs के थ्रू ही कंट्रोल होती है जनरली, वहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी। देन सर्किट ब्रेकर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है तो इलेक्ट्रिक सर्किटरी ज़्यादा है IC इंजन से, तो उसे ब्रेक करने के लिए सर्किट ब्रेकर्स चाहिए। एंड दैट्स वेयर शिवालिक बायोमेटल्स के जो हैं शंट्स की वहाँ पे काफ़ी एक्सटेंसिव यूज़ होती है। एंड AC DC कन्वर्टर, दिस इज़ माई गेस दैट ओला के पास जो उन्होंने अपना स्कूटर लॉन्च किया है उसमें दे आर यूजिंग DC मोटर। सो वहाँ पे भी जनरली AC पावर से ही 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल रन होते हैं, बट DC पावर वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वहाँ, तो उसे AC टू DC कन्वर्टर की भी ज़रूरत होगी। तो ओला जैसे एक मैन्युफैक्चरर हो गया जो EV बनाता है, उसके लिए AC टू DC कन्वर्टर इज़ अ रिक्वायरमेंट। सो इस कंपनी के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि EV सेगमेंट को सर्व कर। दैट्स वेयर शिवालिक बायोमेटल्स के जो हैं शंट्स की वहाँ पे काफ़ी एक्सटेंसिव यूज़ होती है।
एंड AC DC कन्वर्टर, दिस इज माई गेस दैट ओला ने अपना स्कूटर लॉन्च किया है, उसमें दे आर यूजिंग DC मोड. जनरली AC पावर से ही 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल रन होते हैं, बट DC पावर वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वहाँ, तो उसे AC टू DC कन्वर्टर की भी ज़रूरत होगी. तो ओला जैसे एक मैन्युफैक्चरर हो गया, उसके लिए AC टू DC कन्वर्टर इज़ अ रिक्वायरमेंट. सो इस कंपनी के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि EV सेगमेंट को सर्व करते हैं, और आगे फ्यूचर में जैसे ही बिजनेस और बढ़ेगा वो और ज़्यादा इस कंपनी की टॉप लाइन बढ़ेगी. क्या शिवालिक बायोमेटल फिल फिशर के चेकलिस्ट को सेटिस्फाई कर पाता है? लेट्स सी इन डिटेल. First checklist point says expanding market. So electric vehicle, there's a huge runway to grow. So market potential काफी ज़्यादा है. So यहाँ पे there is a huge market for Shivalik to grow. So they pass on this test quite clearly. Phil Fisher put a lot of emphasis on product innovation. So product कैसा होना चाहिए? Product should be innovative. Before 1985 जापान के अलावा एशिया में किसी दूसरी कंपनी के पास इतना sophisticated इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने की सेटअप नहीं थी. एंड शिवालिक बायोमेटल वाज द फर्स्ट कंपनी आउटसाइड जापान जिसने ऐसी सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप एस्टैब्लिश की. बायोमेटल इज इटसेल्फ एन इंजीनियस प्रोडक्ट. सो एक इंजीनियस प्रोडक्ट से इन्होंने स्टार्ट किया. देन दे इनोवेटेड. सो 1985 में वो स्ट्रिप्स बना रहे थे. 1995 में दे इनोवेटेड टू go towards the consumer, which means that miniature circuit breakers MCBs जो कि हाउसहोल्ड में यूज होता है. उस समय कलर्ड पिक्चर ट्यूब का काफी ट्रेंड था क्योंकि टीवी पॉपुलर हो रहा था, तो टीवी के लिए उन्होंने कंपोनेंट बनाए. देन थर्मल रिलेज में गए जो कि इंडस्ट्रियल में यूज होता है. सो दे इनोवेटेड देमसेल्फ टू द नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ. बट 2013 एक ऐसा साल था जिसने इस कंपनी को बदला. 2013 तक ये कंपनी कुछ हद तक कलर पिक्चर ट्यूब पे डिपेंडेंट हो गई थी. किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी में जैसा होता है टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होने का खतरा होता है, और ऐसा ही हुआ टीवी मैन्युफैक्चरिंग में. द पिक्चर ट्यूब वाज गेटिंग वाइप्ड आउट. तो इनका ये प्रोडक्ट जो है वो 2013 में स्टार्टेड गोइंग डाउन. बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि दे शुड मूव टू समथिंग मोर इनोवेटिव, और जो कि एक लॉन्ग रनवे क्रिएट कर सके कंपनी के लिए. और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया दैट दे विल गो इनटू अनटच्ड एरियाज ऑफ शंट रेसिस्टर, जिसपे उन्होंने पहले कभी काम नहीं किया था, बट दे स्टार्टेड मेकिंग इट. 2013 में ये जो डिसीजन दिया था वो 2017 तक आकर के बहुत ही मीनिंगफुल बिजनेस देने लगा, क्योंकि बाय दैट टाइम उनको एक नया एंड यूजर इंडस्ट्री मिल गई थी, एंड दैट वाज ऑटोमोबाइल्स. उनके पास कमर्शियल सप्लाईज अग्रीमेंट आने लगे फ्रॉम ऑटोमोबाइल सप्लायर्स. उनके प्रोडक्ट क्वालिफाई होने लगे विद OEMs. 2017 में उन्होंने एक एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया इन द ऑलरेडी जहां पे उनका मैन्युफैक्चरिंग था, सोलन HP में, हिमाचल में. सो ऑटोमोटिव जब क्लाइंट बना, यानी कि शंट रजिस्टर का मार्केट एक्सपैंड करने लगा, इसके कारण इस कंपनी के रेवेन्यूज में काफ़ी एनहांसमेंट हुई. इनका कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बाईमेटल स्ट्राइप्स हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 86% इन FY16 to 52% in FY20. And the contribution from shunt resistor has grown from 14% in 2016 to 48% in 2020. Then 2018 में इन्होंने फिर प्रोडक्ट इनोवेट करने की कोशिश की है अगेन, और दैट प्रोडक्ट इज स्नैप एक्शन डिस्क. ये बेसिकली ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है, और इसके मल्टीपल यूजेस हैं, हाउस होल्ड में भी हैं एंड देन सम इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं. सो दिस विल गिव अ नेक्स्ट रनवे फॉर दिस कंपनी. मुझे तो काफी कॉन्फिडेंट आ रहा है कंपनी के प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम पे. कंपनी की जो इनोवेशन की तरफ जो फोकस है वो काफी क्लियरली निकल के आ रही है. That's why I'm bullish on this company. After seeing the innovation at work at Shivalik, we can easily guess कि वहाँ पे एक research and development focused organization है. People are focusing on R&D. तभी वो समय समय पे innovate कर रहे हैं, and they are trying to put their product on the main map. इस checklist पे भी Shivalik scores very well. Industrial segment में इनका key customer is Larsen & Toubro and Schneider Electric. वहीं home appliances में they supply to market leader like Havells. So इनका customer profile is quite robust and strong. इसके clientele जो है वो काफी marquee clientele है. So that gives a good comfort to an investor. Shivalik Biometal की screener.in से मैंने फाइल डाउनलोड की है. फाइनेंशियल डेटा मैंने डाउनलोड कर लिया है, एंड ब्रीफली इसके फाइनेंशियल्स पे एक नजर डालते हैं. तो सेल्स की जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो 12% है, विच इज अ ग्रेट नंबर टू ग्रो. पैट है, दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 15%.
सो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दोनों में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, सो विच शोज थिंग्स आर प्रीटी वेल. CFO बाय पैट विच इज 1.24, so उस चेकलिस्ट पे भी this stocks clears that checklist of cash flow conversion to profit. Company has been generating healthy ROCE. ROCE का average 10 years का 17% का है and ROE is also in high 14% on an average. Last year का ROCE 21% रहा है और last year ROE was also very high at 18%. अब कंपनी की डेट बाय इक्विटी पे नजर डालते हैं तो that is also under control, 0.2 है. That is very conservative I would say. और इसी को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए मैं बोरोइंग बाय एबिटा का नंबर देखता हूँ जो कि आइडियली शुड बी लेस देन 4. सो जस्ट एक साल में इन्होंने 4 का रेशियो क्रॉस किया है. बाकी सालों में दे हैव बीन प्रीटी कंजर्वेटिव बट दे हैव बीन यूजिंग डेट व्हिच शो, उसके कारण इनकी ROE एंड ROCE वुड बी स्लाइटली बेटर. सो नो रेड फ्लैग्स आउट देयर. आप देख सकते हैं कि मेरे जो की फ्लैग्स हैं, कैश फ्लो इज ओके, dividend is genuine, ROE is above 15% and ROCE is also good. Return on investment capital has been low. We can check about it in later, but I think this is just barely ये थोड़ा सा low है. तो company has been doing phenomenally well in terms of financials. शिवालिक की जो sales force कैसी है ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा स्कटल बट करना पड़ सकता है जो फिलहाल मैं नहीं कर पाया हूँ. So I cannot say anything about this parameter. About profit margins, the company is making very handsome profit margins. That is in excess of 17% for last financial year. 5-year average is above 15%. So the company is operating in an environment जहाँ पे ये अपने margins को बढ़ा पा रहे हैं. This chart shows कि इनकी operating profit margin जो है वो हर साल कैसे change हुई है. You can see that except last year जो कि exceptional year था और 2010-11 जहाँ पे काफी इकोनॉमिक डाउनटर्न था पोस्ट 2009. सो barring द प्रॉब्लम years, they have been able to increase their operating profit margin. So ये बतला रहा है that company is good bet on rising economic activity. Because जैसे जैसे economic activity बढ़ेंगी, जैसे जैसे consumerism बढ़ेगा in terms of home appliances, जैसे भी industrial activity बढ़ती है, वहाँ पे in the form of multiple products जो हमने डिटेल्स में समझा है आज, इनके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी और इसके कारण दे विल बी ऑलवेज इन अ पोजीशन टू नेगोशिएट बेटर प्राइसिंग और इसलिए इनकी प्रॉफिट मार्जिन में अपवर्ड ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है एंड गोइंग फॉरवर्ड भी अच्छा ऐसा कंटिन्यू होने की काफी उम्मीद है मुझे. एंड दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव their profit margins. So वहाँ पे भी I don't see any challenge. So they cleared most of the points in the checklist. Relationship with employee is slightly difficult to know. उसके लिए भी हमें स्कटल बट करना पड़ेगा मार्केट में, इसके एक्स एम्प्लॉइज से बात करनी पड़ेगी. फिलहाल I don't have that information to share with you. Out of 7 main 5 parameters पे we see green signals, but we cannot say much about 2 parameters. So this is in short Phil Fisher checklist for you on this stock. This stock has a great potential, although ये 5x हो चुका है, बट जैसा कि आप HLE ग्लासकोट के साथ हुआ था, मेरे इन्वेस्टमेंट की एक साल पहले द स्टॉक हैज जंप्ड 5x एंड एक साल में मेरे इन्वेस्टमेंट के बाद भी अगेन ये 5x हो गई थी. सो HLE ग्लासकोट इज अनदर सच गुड प्रोडक्ट कंपनी. सो आई कैन ड्रॉ पैरेलल बिटवीन HLE ग्लासकोट क्योंकि वहाँ पे भी मार्केट एक्सपैंडिंग है एंड कंपनी इज अ मार्केट. हमारी इन्वेस्टमेंट थीसिस की एंटीथेसिस क्या है? तो नंबर 1 रिस्क इज रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल इज जनरली निकल एंड कॉपर. Around 50% raw material is these two metals, और nickel is becoming costlier day by day because renewable energy में और electric vehicle में काफ़ी यूज़ होता है. Copper और इनकी prices की volatility के कारण इस कंपनी में रिस्क जनरेट हो सकता है. साथ ही they have to procure most of it from outside, तो import करने के कारण forex rates fluctuations भी एक रिस्क है इसमें. Second risk is working capital cycle because they have to maintain 120 days of inventory and most of it is imported. So import होने के कारण ही inventory cycle काफी लंबा है और mix of alloy इनके पास रखना पड़ता है. उसके working capital cycle is not that efficient what we want it to be. And the last risk is as we have seen already कि technology obsolete होने का risk इसमें रहता है. But if the company is able to innovate then they can survive technological obsolete.